हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पोल। तो आइए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का इस सेशन में हम CUET ज्योग्राफी डोमेन के बारे में बात करेंगे और इस डोमेन के अंदर हम ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारे CUET के एग्जाम में आने वाला है। तो बेसिकली जैसे कि आपने अभी ज्योग्राफी का एग्जाम दिया है अपना, और उसके अंदर आपने एक चीज समझी है कि ज्योग्राफी को इस ईयरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जी। तो इस ईयरली जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं वो दो बुक्स हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो बेसिकली आपको जैसे कि 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं और आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 20-20 का वेटेज लेके चल सकते हैं कि फर्स्ट बुक से हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एंड सेकंड बुक से हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट बुक से क्या क्या कंटेंट आने वाला है हमारे एग्जाम में एंड सेकंड बुक से क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो इस पे आज हम चर्चा करने आए हैं यहाँ पे। तो पहली बुक की अगर हम बात करें तो पहली बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम आज अपने सिलेबस को देखें तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है आपके सामने है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ठीक है। बेसिकली आपने इस पूरे ईयरली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन की है या फिर आपने पढ़ी होंगी कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे वर्क करती है और ह्यूमन ज्योग्राफी का सेंटर्ड कौन है, ह्यूमन। ह्यूमन के आसपास ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी घूमती है, चाहे वो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो, ह्यूमन का सेक्स रेशियो हो, सेक्स कॉम्पोजिशन हो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन हो, हर एक तरीके से मेन सेंटर्ड पॉइंट इसका ह्यूमन बन चुका है। और इसीलिए आपकी 12th में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है। और इस CUET में आपको इस बात का ध्यान रखना है 11th की क्लास का कोई भी सिलेबस नहीं आ रहा है, पूरा सिलेबस सिर्फ 12th क्लास का आ रहा है, और ये आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने की अपने एडमिशन को। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पर हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर इन द सेंस ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे वर्क करती है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन फोकस क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के आसपास ही क्या करती है, पूरी की पूरी ये ज्योग्राफी वर्क करती है। ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। देन स्कोप, इससे रिलेटेड जो भी स्कोप हैं, जो भी अप्रोचेज हैं, जो भी बात की गई है ह्यूमन ज्योग्राफी से, बड़े बड़े ज्योग्राफर्स ने जो जो अपनी थ्योरी दी है ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके, उस बारे में भी हमको क्या करना है, इसके अंदर डिस्कशन करनी है। तो यूनिट फर्स्ट है ये हमारी। नाउ अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें, जी, सेकंड यूनिट अगर आप देखोगे तो सेकंड यूनिट में क्या है आपका यहाँ पर, पीपल। अब देख लीजिए वही बात आ गई, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर मेनली जो पर्सन है वो पीपल ही है। ओके, अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरीके से पूरी ओवरऑल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट है हमारी पॉपुलेशन। आप देखेंगे कई सारे एरियाज, कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर पॉपुलेशन एकदम लो है, बट ऑन दी अदर हैंड कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम उसमें देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। देन डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी भी क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंसिटी से हम समझ पाते हैं कि उस एरिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, कि वो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, या फिर वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है। एक हमें मेनली आइडिया मिल जाता है कि वो एरिया कैसा है। ठीक है, अगर बेसिकली अगर आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में हमको क्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर रूरल एरियाज जो होते हैं वहां पर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम लो देखने को मिलती है। नाउ ग्रोथ, अब आप जानते हो कि हमारा वर्ल्ड के अंदर एवरी ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, चाहे वो आप वो इंडिया की बात कर ले, चाहे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की बात कर ले, मोस्टली कंट्रीज में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती चली जा रही है, प्लस माइग्रेंट हो रहा है तब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है। नाउ सेकंड पॉइंट इज पॉपुलेशन चेंज। देखिए पॉपुलेशन चेंज होने का मतलब ये होता है कि किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रही है। हो सकता है कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन डेक्लाइन भी जा रही हो, डेक्लाइन मतलब कम होती चली जा रही हो, और मोस्टली तो यही रीजन होता है कि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होने के चांसेस कम ही होते हैं।
उसके अंदर हमें पैटर्न्स पढ़ने हैं कि किस पैटर्न्स की वजह से वो पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं। डेथ रेट ज्यादा हो गई है, बर्थ रेट ज्यादा हो गई है, माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, इन सारी चीजों को हमको वहां पे देखना है। ओके स्ट्रक्चर भी हमें उसका फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से पॉपुलेशन किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे चल रही है। डेटरमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस कि भाई पॉपुलेशन चेंज के पीछे क्या क्या रीजंस हो रहे हैं। अब किसी कंट्री में माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 1951 के बाद इंडिया में माइग्रेशंस इतना ज्यादा होने लगा था कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। तो वो भी क्या है, इसी चीज का पार्ट है कि भाई पॉपुलेशन चेंज हो रही थी। इट मींस बर्थ रेट हर कंट्री का मोस्टली हाई रहता है, डेथ रेट कम हो चुका है क्योंकि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा आ चुकी हैं इस वजह से। एज सेक्स रेशियो, देखिए जी ये सबसे ज्यादा कंपलसरी पार्ट है इस यूनिट के अंदर। एज सेक्स रेशियो, एज सेक्स रेशियो का मतलब है कि हर एक एज के अंदर, चाहे आप 10 टू 15 की बात कर लें, 15 टू 20 की बात कर लें, उसके अंदर मेल और फीमेल का क्या रेशियो चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर सेक्स रेशियो एकदम लो होता है, और कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हमें सेक्स रेशियो हाई देखने को मिलता है। तो इस चीज में हमें एज सेक्स रेशियो भी कंपलसरी जानना है कि किस एज के अंदर सेक्स रेशियो हाई चल रहा है, किस एज के अंदर सेक्स रेशियो लो चल रहा है। ये भी उस कंट्री की या पार्टिकुलरली वर्ल्ड की हमें एक पॉपुलेशन के बारे में या फिर वहां की ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में एक डिटेल देता है। नाउ रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ठीक है जी, इसके अंदर क्या है कि हमको वही अर्बन एरियाज में कितने पीपल्स रह रहे हैं, रूरल एरियाज में कितने पीपल्स रह रहे हैं, इन सारी चीजों को भी जानना कंपलसरी है। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, उसके पीछे मेनली फोकस फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज मिल रही है, पीपल्स अर्बन एरियाज में अपना घर बसा रहे हैं या रह रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में प्राइमरी एक्टिविटीज के ज्यादा और कोई काम है नहीं, तो वहां पे पीपल ज्यादा रहते हैं नहीं, इसलिए ये कॉम्पोजिशन को भी समझना जरूरी है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट, जी इसके बिना कोई बात हो ही नहीं सकती। ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन पॉइंट, मेन फोकस ही ह्यूमन डेवलपमेंट पे रहता है। देखिए हर कोई इंसान जो इस अर्थ पे आया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट ही चाहता है, हर कोई इंसान अपना डेवलपमेंट चाहता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क करता है। तो यहाँ पे पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट जैसे कि हमारे यहाँ पे फेमस अमर्त्य सेन एंड डॉक्टर महबूब उल हक जी ने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी वर्क करती है, जिसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट मेन है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हर एक किसी पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ भाई मेरे लिए ये चीज डेवलपमेंट है, वही दूसरे के लिए हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव उसका डेवलपमेंट है। ओके फाइन, तो अब यही क्या कहलाता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली अब हम डिटेल में जाके जब हम धीरे धीरे अपनी उस चीज पे आएंगे तो हम वहां पे जाके डिटेल में इस चीजों को कवर करेंगे, लेकिन आपको अभी जो मेनली फोकस करना है वो यहाँ पे ये फोकस करना है कि हमें हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर एग्जाम अब सीबीएसई नहीं ले रही है, एनटीए ले रही है, और एनटीए किस अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को पुट अप करती है वो आपको हम मॉक टेस्ट में दिखा देंगे, और वहां पर मॉक टेस्ट में भी हम मिलके उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फाइन, बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमसे हमारे साथ क्लासेस में रोज आइए, रोज जुड़िए क्लास से, जिससे कि हम अपने इस बार ज्योग्राफी के डोमेन को पूरे 40 आउट ऑफ 40 कंप्लीट कर सकें। नाउ सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, अब देखिए कि जैसे कि पहले एक बात होती थी कि जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी ज्यादा डेवलप है वो कंट्री उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में भी डेवलप होगी, बट इट डजंट मीन ना कि कोई पैसे वाला है तो वो डेवलप भी है। ओके तो यहाँ पे इन जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने एक बात कही है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे सेट कर देते हैं कि ये इंडिकेटर्स अगर उस कंट्री में है तो भाई वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अच्छी है। अब आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पे एचडीआई इंडेक्स भी बनाया जाता है इसके अंदर, ओके जिसके अंदर हर कंट्री को रैंकिंग मिलती है। अब जब तक एचडीआई इंडेक्स ही आपकी रैंकिंग बताता है कि हाँ भाई एक्चुअली में अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एचडीआई इंडेक्स में जाइए, वहां पे आपकी कंट्री की जो रैंकिंग है उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी कंट्री किस चीज में कितना कर रही है, एजुकेशन के मामले में कितना कर रही है, हेल्थ के मामले में कितना कर रही है, या एक्सेस टू रिसोर्सेज कितना है। आपको पीपल की कंडीशंस पता चल जाएगी और आपको एक्चुअली में समझ आ जाएगा कि वहां की पॉपुलेशन के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नाउ इंटरनेशनल कंपैरिजन, अब ये तो बहुत जरूरी है, जैसे आप भी कंपटीशन का पार्ट बनने जा रहे हैं अब जिसमें कि सीयूईटी के अंदर, ऐसे ही वर्ल्ड में भी ये क्या है कंपटीशन है। अब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, कई कंट्रीज अच्छी हायर रैंक ले जाती हैं एचडीआई इंडेक्स में, कई कंट्रीज हैं जो लोअर रह जाती हैं। अब इसके अंदर जैसे कि छोटी छोटी कंट्रीज कभी कभार हायर रहती हैं,
हायर रैंक पे रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, और बड़ी बड़ी कंट्रीज जो होती हैं वो लोअर रैंक पे होती हैं। ठीक है, वो क्या है, वो कंपैरिजन है, इंटरनेशनल कंपैरिजन, और जो कि करना नेसेसरी है। उससे ही हमें पता चलता है कि हम किस अकॉर्डिंगली हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी कंट्री कितना अपने ह्यूमन पे फोकस कर रही है, या उनकी नीड्स पे, उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पा रही है। फाइन। सो स्टूडेंट, हमने अभी अपनी यूनिट सेकंड के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है, और ये यूनिट कहीं आपके जियोग्राफी डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आपको अब हर चीज बहुत अच्छे से दिमाग लगा के और याद करके करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बार हमें अपना सीओईटी क्लियर करना है, और वो भी ज्योग्राफी डोमेन पूरा 40 आउट ऑफ 40। अब इसके अंदर जो भी चीज होगी वो हम आगे क्लासेस में कवर करेंगे। अब हम आते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे। जी, देखिए, थर्ड यूनिट ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन ज्योग्राफी किस पे डिपेंड करेगी? ह्यूमन एक्टिविटीज पे। क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये भी जानना बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट वन, अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो मेनली 5 होती हैं। ओके, 5 टाइप की एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, लेकिन अभी आपको जो पढ़ना है वो मेनली 4 के बारे में पढ़ना है। अदरवाइज 5 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए, ह्यूमन बीइंग ने जब अपनी लाइफ शुरू करी, उसके पीछे वो बेचारा प्राइमरी एक्टिविटीज ही करता था। यानी पहले के टाइम पीरियड पे वो सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग और पेस्टरल पे ही डिपेंडेंट था। उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। इट मीन्स भाई, यहाँ से फलों को गैदरिंग कर ली है ना, और पेस्चरलाइजेशन कर ली, मतलब अपने जानवर पाल लिए, जानवरों के बेसिस पे अपनी जिंदगी जी ली। इसके अलावा वो ज्यादा जानता नहीं था। धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज हुआ, उसको एग्रीकल्चर के बारे में समझ आई, और वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगा। अब एग्रीकल्चर में भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए, जितना उसको यूज होता था उतना ही एग्रीकल्चर करता था, उससे ज्यादा का एग्रीकल्चर नहीं करता था वो। इससे क्या हुआ, धीरे, जैसे कि सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, तो उसे सब्सिस्टेंट मतलब मेरा खाना हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये चीज होती थी। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर की भी डिमांड बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पीपल्स को खाने की जरूरत पड़ी, तो हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेते आ गए। और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती चली गई, तो अब हमारी एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा डेवलप होती चली गई। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो मॉडर्न एग्रीकल्चर भी है। फाइन। अब उसके बाद पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अभी इसको, इसके अंदर कुछ चीजें छोड़ी नहीं है मैंने, ये अभी मैं पहले इन एग्रीकल्चर के बाद में हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की बात कर ले, 75% तक अभी भी, अब तो बेसिकली कम हो रही है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में हमारे लोग ज्यादा जा रहे हैं। पहले के टाइम पीरियड पे हमारे 75% तक पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट होती थी। मोस्टली लोग अपना सिर्फ गांव में ही एग्रीकल्चर करके अपना लिवलीहुड चलाते थे। ठीक है, तो वो चीज हमें समझनी है। यहाँ पर उसके साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज, बेसिकली जो एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी फार्मिंग हो गई, मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, है ना, जैसे कि फ्लावर की फार्मिंग हो गई है, और फ्रूट्स की फार्मिंग हो गई, ये सब भी किसका, ये अलाइड एक्टिविटीज, यानी इसके साथ आता है एग्रीकल्चर के। फाइन। और ये हमें हर एक कंट्री का अलग अलग, सिलेक्टेड कंट्रीज के कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात करनी है। ज्योग्राफी मींस मैपिंग प्लस एग्जांपल्स। इन दोनों चीजों को आपको पूरा फोकस करना है कि हमें, अगर एक कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ हम एग्जांपल्स की भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स पर ही क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये क्रॉप कौन सी कंट्री में ग्रो किया जाता है, क्या ये क्रॉप हमें कौन से एरिया में देखने को मिलता है, वगैरह वगैरह जो भी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक ये कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंड्स। जैसे कि अभी हमने बात करी, पहले के टाइम पीरियड पे जो एग्रीकल्चर होता था वो सब्सिस्टेंस होता था, यानी अपने यूज के लिए होता था। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होती चली गई, पॉपुलेशन चेंज होती चली गई, पॉपुलेशन इफेक्ट इंक्रीज होता चला गया, तो हमको अपनी एग्रीकल्चर को अब कमर्शियल लेवल पे लाना पड़ा कि हाँ भाई, लोग खरीद भी रहे हैं अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो क्यों ना हम बेचा जाए, क्यों ना उनको लार्ज स्केल पे उगाया जाए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे होने लग गई। देन सबसे इंपॉर्टेंट इज माइनिंग। रिसोर्सेज के बारे में तो हमें पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब जब जैसे जैसे हमें रिसोर्सेज के बारे में पता चला, तो हमने माइनिंग शुरू कर दी, और माइनिंग से हमें अब पता चलने लगा कि हाँ भाई, हम क्या कर सकते हैं, अब हम रिसोर्सेज भी, मिनरल रिसोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में बेसिकली पढ़ना है। नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, चेंज होती चली गई। यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, इसका क्या यूज है, ह्यूमन लाइफ में क्यों नेसेसरी है,
हर एक इंसान एक एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, इसलिए आपके सामने 4 रख दी गई, है ना। अब जिसका जो मन करे वो कर सकता है। किसी ने नहीं रोका है कि पढ़ा लिखा इंसान प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं कर सकता, या किसी ने ये नहीं बोला कि अनपढ़ इंसान सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं कर सकता या टर्शरी एक्टिविटीज नहीं कर सकता। आपकी फुली चॉइस है, आपको जो एक्टिविटीज फुलफिल करनी है आप कर सकते हो, या जिस एक्टिविटीज में आपका मन है आप जा सकते हो। इसके अंदर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। अब आप देखते हो ना कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं और वो फिर हमें प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है? सेकेंडरी। बनना, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आएगा। बेचना, सेलिंग करना, वो टर्सरी के अंदर आता है। ठीक है, अब सारी आप देख लो मोस्टली कंट्रीज ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनी पड़ी हैं, वहां से सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है। बड़ी बड़ी कंट्रीज उन कंट्रीज का आउटसोर्सिंग करती हैं कि हाँ भाई आप हमारा सामान बना दो ताकि हम इसको सेल कर सकें अपनी कंट्री में। एग्रो प्रोसेसिंग हाउस होल्ड, अब इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी अब मैन्युफैक्चरिंग, आप शुगर की बात कर लीजिए। अब कैसे वो अर्बन एरिया के अंदर कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बन चुका है या कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल बन चुका है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फाइन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़नी है हमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पढ़नी है, पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब जैसे स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल की बात कर ले तो आज आज जानते हो कि इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स स्टार्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, और स्टार्टअप कंट्री बन रहा है धीरे धीरे इंडिया। क्या हो रहा है इससे? धीरे धीरे बंदा कोई भी इंडस्ट्रीज को खोलता है तो स्मॉल स्केल पे खोलता है, पहले वो अपना इंडस्ट्रीज को ग्रो कराता है, और एक टाइम पीरियड आता है कि जब वो धीरे धीरे उसकी कंट्री या उसकी कंपनी, सॉरी, उसकी कंपनी या इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाती है तो वो लार्ज स्केल पे बन जाती है। हमारे टाटा जी को देख लीजिए, अंबानी जी को देख लीजिए, वो उनकी इस इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। तो अब अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे पीपल्स भी क्या होते चले जा रहे हैं? एंगेज होते चले जा रहे हैं। इंडिया में पहले इतना ट्रेंड नहीं था कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में लोग वर्क करें, प्राइमरी का ही उनको नॉलेज होती थी तो प्राइमरी में ही रहते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और पीपल्स सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ भी जा रहे हैं। और ये एक रीजन है कि पीपल रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते हैं कि चलो भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज में आके कुछ तो कमाई हो जाएगी, कुछ तो हमारा लिवलीहुड चल जाएगा। ठीक है, तो हमें एग्जांपल्स भी समझने हैं यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री से कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या रोल है, कौन सी कंट्रीज किस चीज के मामले में आगे है। इसमें अभी जो भी हम बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड लेवल पे बात होगी, इसके अंदर बेसिकली फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। सेकंड बुक हमारी जो इंडिया है उसमें हम बेसिकली इंडिया की ही बात करेंगे। अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज है तब इंडिया की बात होगी, अगर टर्शरी एक्टिविटीज है तब इंडिया की बात होगी। यहाँ पर सिलेक्टेड कंट्री एग्जांपल्स की जो बात हो रही है, वर्ल्ड में आपको पूरे वर्ल्ड की बात पता होनी चाहिए, और बेसिकली आपको मैपिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और मैपिंग भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में जरूर कराऊंगा। फाइन, नाउ टर्शरी एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें भी टर्शरी एक्टिविटीज का मेनली मतलब होता है कि भाई साहब हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना, बेसिकली जहां पे सर्विसेज दी जाती है, गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्शरी एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जिसमें ट्रेड आ जाता है। आपको पता है ट्रेड में होता है क्या? बेसिकली मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, आप वो खरीद रहे हो, दिस इज नॉन टर्शरी एक्टिविटीज। नहीं मैंने कुछ चीज कोई बड़ा एफर्ट मारा, नहीं आपने कोई बड़ा एफर्ट मारा, लेकिन ये जो लेन देन चल रहा है, दिस इज नॉन टर्शरी एक्टिविटीज, जहां पे मैंने आपको सर्विस दी है और कुछ नहीं करा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आज आप देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मामले में कितने बड़े बड़े लोगों ने और अपनी कंपनी खड़ी कर दी है, तो वो क्या है? आपको टर्शरी एक्टिविटी दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ से आज बुक करो और आपके डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देती है, ये क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज है। उसने आपको सर्विसेज दी, आपने उसके लिए पे कर दिया। ठीक है, इसके अंदर सारी सर्विसेज आती हैं और पीपल धीरे धीरे एंगेज होते चले जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक, अब जैसे कि कई बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए की अगर हम बात कर ले तो यूएसए टर्शरी एक्टिविटीज के मामले में नंबर 1 है भाई। वहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्शरी एक्टिविटीज इंक्रीज होती चली जा रही है। अब हमारा इंडिया भी उसके अंदर ग्रो कर रहा है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, फोर्थ जो एक्टिविटीज होती है, ये बेसिकली इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। ये बेसिकली जो मैं आपको बता दूं, ये नॉलेज इंडस्ट्रीज है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पीपल्स, कंसल्टेंसी हो गई, है ना, या फिर साइकोलॉजिस्ट होगा, ये सब पीपल्स किसके अंदर आते हैं? बेसिकली क्वार्टनरी, क्योंकि ये हायर लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर नॉलेज बेस्ड बात हो रही है। ओके, और इसके अंदर भी पीपल क्या होते चले जा रहे हैं? क्वार्टनरी में एक्टिविटीज। तो बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको इतना तो समझना है कि कौन सी कंट्री किस मामले में ज्यादा है, कौन सी कंट्री किस मामले में नंबर 1 है। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज में कोई कंट्री अच्छी होगी, कोई कंट्री सेकेंडरी एक्टिविटीज में अच्छी होगी, कोई टर्शरी में एक्टिविटीज होगी, तो हमें हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चलना है। फाइन, आई होप सो आपको ये यूनिट 3 क्लियर होगी। तो बढ़ते हम आगे अपनी 4th यूनिट की तरफ।
देखिए, यूनिट फोर्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। फाइन। ट्रांसपोर्ट तो आप जानते ही है क्या होता है, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और हमारी लाइफ को स्पीड या फिर जो डेवलपमेंट प्रोवाइड करिए वो ट्रांसपोर्ट नहीं करिए। कम्युनिकेशन भी सेम उसी का पार्ट है, कम्युनिकेशन ने ही हमारी लाइफ को सेम ट्रांसपोर्ट की तरह इजी बना दिया है। और नाउ ट्रेड। अब अगर हमें किसी के, अगर हमें रहना है, खाना है, पीना है, या इस वर्ल्ड में अपना लिवलीहुड चलाना है, तो हमें बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी करना पड़ेगा। सारी चीजें तो एक कंट्री में नहीं होती ना, ये सारे मिनरल एक कंट्री में नहीं होते, सारा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट एक कंट्री में नहीं होते, तो हमें दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रखना पड़ेगा, वहां से अपनी चीजें मंगवानी पड़ेंगी, जिसके अंदर हमें बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है, जिसमें रोड आ गया, रेलवे आ गया, रेलवे नेटवर्क आ गया। मेनली ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होता है कि पूरी जो कॉन्टिनेंट को कवर करता है रेलवे, उसे हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहते हैं। तो उसके अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। सेकंड वन इज वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में दो, एक मेजरली ओशन रूट। ओशन रूट किस लिए यूज होता है? ट्रेड के लिए यूज होता है। अब बड़े लेवल पे जो भी हमें करना है ट्रेड, वो तो सारा शिप से ही होता है मेनली। देन इनलैंड वाटरवे, बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इनलैंड वाटरवे का भी यूज करती हैं, अपनी कंट्री का जो इंटरनली सिस्टम होता है वाटरवे का, उसको यूज करती है अपने ट्रेड करने के लिए, वन स्टेट टू अदर स्टेट। एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। एयर ट्रांसपोर्ट भी किस लिए यूज होता है? एयर रूट्स के लिए यूज होता है। ये बेसिकली आपको, ये पैसेंजर्स के लिए ज्यादा यूज होता है कंपैरिजन टू ट्रेड, ओके, क्योंकि यहाँ पे ना चीजें कॉस्टली पड़ती हैं, तो इसलिए हम ज्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। अब पाइपलाइन भी क्या बन चुकी है? एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट थिंग्स बन चुकी है, जहां पर हम ऑयल और गैस को उसके थ्रू पहुंचा सकते हैं अदर एरियाज तक। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब जो भी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं, हम कॉल्स पे जो करते हैं, मैसेजेस पे वो करते हैं, वो सब के सब सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। तो सैटेलाइट भी हमारे लिए क्या बन चुकी है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है प्रेजेंट टाइम में। अब ह्यूमन बीइंग को, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, या ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है, उसके लिए जरूरी हो चुकी है सैटेलाइट। या फिर हर एक चीज जो आप देख रहे हो, सारा ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट का एक भी पार्ट अगर रुकता है तो उसकी लाइफ रुक चुकी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो चुका है इन सारी चीजों पे। इस अकॉर्डिंगली हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज हो रही है, डेवलप हो रही है। तो समझिए इस चीज को, आप भी कहीं ना कहीं इसी ज्योग्राफी का पार्ट है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आप भी इन सारी चीजों का यूज करते हो, और इसके बिना आपकी लाइफ भी अटक जाएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये किससे कनेक्ट करता है? आपसे ही कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हमें बड़ी बड़ी कंट्री से ट्रेड करना है तो उसके साथ रिलेशन भी बनेंगे, और उसके साथ साथ हमको क्या करना है, ये भी देखना है कि उसके पैटर्न्स क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड करने के, किस किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, वाटरवे का यूज होता है, ओके। एंड देन उसके बाद डब्ल्यूटीओ में देखो, यहाँ पे पोर्ट एज अ गेटवे, आपको पता है मेनली शिप्स कहाँ पे आती है? पोर्ट्स पे आती हैं, तो वो हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गेटवे है, कि भाई विदाउट पोर्ट्स हम कुछ नहीं कर सकते। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड में जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही सारे रूल एंड रेगुलेशंस को सेटअप करता है, जिससे कि इजीली ट्रेड हो सके दो कंट्रीज के बीच में। ओके फाइन, आई होप सो फोर्थ यूनिट भी हमारी आपको क्लियर होगी। जी, अब देखिए फिफ्थ यूनिट की अगर हम बात करें, फिफ्थ यूनिट में आ जाते हैं सेटलमेंट, किस अकॉर्डिंगली ह्यूमन बीइंग रह रहा है। फर्स्ट वन इज सेटलमेंट टाइप, क्या है? रूरल एंड अर्बन। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि लोग कहाँ रह रहे हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इतने बड़े लेवल पे जो हमारी पॉपुलेशन है, सारी तो अर्बन एरियाज में नहीं रह रही, और सारी रूरल एरियाज में भी नहीं रह रही। तो हमें उसकी कॉम्पोजिशन को समझने की ज़रूरत है कि लोग रूरल एरियाज में कहाँ कहाँ रह रहे हैं, और कैसी कैसी सेटलमेंट्स में रह रहे हैं। कहीं पे ऐसा है कि किसी एरिया में लोग ज़्यादा हैं, और कहीं कर है, कहीं कहीं ऐसा एरिया है कि लोग रूरल एरियाज में ही दूर दूर हैं। वो भी समझने की ज़रूरत है, नीड है, क्योंकि वो चीज़ पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट डालती है। अर्बन एरियाज में आप देखोगे तो एक ही एरिया के अंदर इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी पे, वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट डालती है। ओके, सिटीज़ की मॉर्फोलॉजी समझनी है कि किस अकॉर्डिंगली वो कोई भी सिटी वर्क कर रही है, या वहाँ पे कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी वर्क कर रही है, कैसे ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, सारी चीज़ें हमें, इन सब चीज़ों में हम जानेंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिटीज क्या बनती जा रही है धीरे धीरे? फर्स्ट वन मेट्रोपॉलिटन बनती जा रही है, देन उसके बाद मेगा सिटीज बनती जा रही है। मेगा सिटीज वो सिटीज होती है जहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख प्लस होती है, या 5 मिलियन भी आप कह सकते हो। दिल्ली को देख लीजिए आप, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इसकी, तो मेगा सिटी में आ गई दिल्ली, है ना। अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ेगी,
रिसोर्सेज की कमी होगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो इतने हैं नहीं जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस अकॉर्डिंगली क्या होगी, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। तो वही प्रॉब्लम्स की बात ही है कि भाई ह्यूमन सेटलमेंट्स की डेवलपिंग कंट्रीज में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम्स पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों एक चीज समझिएगा, यहां तक आपकी यूनिट 5th खत्म, यानी फर्स्ट बुक जो है उसका सिलेबस हमने कवर कर लिया है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। सबसे जरूरी बात, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये जानना भी जरूरी होता है। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, सब कुछ पढ़ना नेसेसरी नहीं है। क्या पढ़ना है वो नेसेसरी है और क्या छोड़ना है वो भी जरूरी। ये नहीं है कि आप मेहनत करते जा रहे हो। हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी स्मार्ट वर्क है। ओके फाइन, क्योंकि हमें वहां पे बैठ के अपने टाइम का यूटिलाइज करना है, अपने ज्योग्राफी डोमेन को अच्छे से वर्क करना है, उस पर काम करना है। ओके एक एक क्वेश्चंस को समझ के हम आगे बढ़ेंगे। हम एमसीक्यू भी लेके एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए लेके आएंगे। सारी आपको पढ़ाई पूरी की पूरी सारी चीजों को कवर कराया जाएगा। बस आप हमेशा मतलब सीयूईटी के लिए हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन चुकी है। ओके फाइन, तो यहां पर हमारी फर्स्ट बुक जो है फंडामेंटल और ह्यूमन ज्योग्राफी ये फिनिश हो चुकी है। नाउ जी, ये तो देखो, एज अ ह्यूमन आपको ह्यूमन ज्योग्राफी तो पढ़नी है, लेकिन एज अ इंडियन आपको अपनी इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए कि किस अकॉर्डिंगली हमारी ज्योग्राफी वर्क करती है। देखो कभी भी चीज को इस तरीके से मतलब ज्योग्राफी कि हमें पढ़ना है, सीयूटी क्लियर करना है, एडमिशन लेना, नहीं। सबसे पहले ये फोकस करो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में कितना जा रहा है और हम अपने इंडिया के बारे में कितना जान पाए, वर्ल्ड लेवल पे कितना जान पाए। खुद कंपैरिजन करो चीजों का कि भाई वहां पे क्या है और हमारे यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन करा दिया गया, लेकिन बाकी चीजों में तो नहीं कराया। अब आप बाकी चीजों में खुद से एनालिसिस करके खुद कंपैरिजन कीजिए कि हाँ हमारा इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। फाइन, तो सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो सेकंड बुक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इंडिया के पीपल्स के बारे में भी बात करनी है और उसकी इकोनॉमी के बारे में भी बात करनी है। जी, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है सेम। एक्चुअली में सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर फर्स्ट बुक अच्छे से कवर कर ली तो आपको इंडिया वाली बुक के मोस्टली टॉपिक्स कवर है। बस आपको कुछ चीजों पे फोकस करना है। वहां पे हमने वर्ल्ड लेवल की पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ी थी, यहाँ पे आपको इंडिया की डेंसिटी पढ़नी है बेसिकली। ओके, बाकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है वो चीज हमें हमारी वहीं पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में, कुछ स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ स्टेट्स में कम पॉपुलेशन है। इंडिया की डेंसिटी, इंडिया की ग्रोथ, ओके और इंडिया का कॉम्पोजिशन बेसिकली है, क्योंकि आप जानते हो इंडिया एक डाइवर्स सिटी है, यहाँ पे हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो हमें उनका लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन समझना है कि किस तरीके से कितनी लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रखा है। बट उसके अलावा भी तो कई सारी लैंग्वेज है ना, तो वही डिवीजन हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमारी लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन है। देन रिलीजियस कॉम्पोजिशन, आप जानते हो हमारे यहाँ पे कई सारे रिलीजन है। सेक्स कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल। देन रूरल और अर्बन एंड ऑक्यूपेशनल, रूरल अर्बन में देन उसके ऑक्यूपेशन, वही अभी प्राइमरी टर्शरी एंड सेकेंडरी की जो अभी हमने बात करी थी। रीजनल वेरिएशन कि भाई हर एक एरिया के अंदर जो ग्रोथ है वो अलग अलग है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट इट डजेंट मीन ना कि सारी स्टेट सेम लेवल पे सेम परसेंटेज पे वो इंक्रीज कर रहे हैं, सेम रेट पे इंक्रीज कर रहे हैं। कोई स्टेट ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, कोई स्टेट कम पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। वही यहाँ पे उसी रीजनल वेरिएशन की बात करनी है। फाइन, माइग्रेशन जो कि पॉपुलेशन चेंज के अंदर एक मेन फैक्टर होता है। अगर पीपल्स यहाँ पे ज्यादा आ गए तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, और चले गए तो पॉपुलेशन कम हो गई। ओके फाइन, तो इंटरनेशनली भी माइग्रेशन होता है, नेशनली भी। नेशनली मतलब जब आप वन स्टेट टू अदर स्टेट जाते हो तो वो नेशनली कहलाता है। उसके कॉजेज भी समझने की, पीपल्स क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं, पुल एंड पुश फैक्टर इसका एक मेन फैक्टर होता है। और वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस की, माइग्रेशन करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है उस एरिया पे जहां पे पीपल जाता है, प्लस उस एरिया से जहां से पीपल आया है, वो चीज समझनी है हमें। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे अभी हमने उसमें भी डिस्कस किया अपनी फर्स्ट बुक के अंदर। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करनी कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे वर्क कर रहा है। ओके कैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हमें जो मेनली फैक्टर्स हैं वो चाहिए, वो कैसे गवर्नमेंट देती है, जिसमें सिलेक्टेड इंडिकेटर और रीजनल पैटर्न। बस मैं आपको यही कहूंगा कि फर्स्ट बुक पे अगर हमने अच्छे से फोकस कर लिया,
50% कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, बाकी 50% बचे, उसमें हमें यहाँ पे मेहनत करनी। ओके तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए, अगर हम अच्छे से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करें तो हम अपने 40 आउट ऑफ 40 कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों प्लीज आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ मिलके जितनी मेहनत लगती है लगा दीजिए, लेकिन अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छा की करके आइएगा। ओके पॉपुलेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज कम हो रही है, हमने बात की, लेकिन एनवायरमेंट पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज भी है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं पीपल, तब भी तो इफेक्ट पड़ता ही है ना चीजों पे। इसलिए फाइन, तो हमारी यहाँ पे इंडिया की इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी बुक है उसकी हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली, जो इसका भी टॉपिक पीपल ही है। नाउ सेकंड यूनिट देख लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट, अभी हमने वर्ल्ड लेवल की बात करी थी ना ह्यूमन सेटलमेंट की, अब हमें इंडिया की बात करनी है कि भाई इंडिया में भी तो लोग गांवों में रह रहे हैं, इंडिया में भी तो शहरों में रह रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। गांव वाले बेचारे प्राइमरी एक्टिविटीज पे टिके पड़े हैं, अभी उनके पास क्योंकि और कोई अभी ऑप्शन नहीं है इतना, लेकिन शहर वाले क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, टर्शरी भी कर रहे हैं, क्वार्टरनरी भी कर रहे हैं। और फाइन, तो रूरल सेटलमेंट उसके टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन ये समझना है। अर्बन सेटलमेंट में टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन की अर्बन सेटलमेंट कैसे कैसे काम करता है, जैसे हर एक टाउन की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज देख लीजिए आप, क्या है, एक रिलीजियस टाउन है, वहाँ पे बेसिकली हम सारे हमारी पूजा से रिलेटेड काम किए जाते हैं। वाराणसी को देख लीजिए, फाइन, नैनीताल शिमला को देख लीजिए, वो क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट टाउन है ना। तो इस अकॉर्डिंगली ही हमको क्या करना है, पूरा डिवाइड करना है और उन सेटलमेंट्स को समझना है। देखिए बहुत इजी है, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही होंगी। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका ज्योग्राफी में परसेंटाइल अच्छा ही रहेगा। फाइन, और हम आपके साथ हैं, जहां पर भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नाउ यूनिट थर्ड, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये देखिए जी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रिसोर्सेज बढ़ रहा है, तो वो रिसोर्सेज देखने हैं, अब उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट देखना है। तो फर्स्ट वन इज लैंड रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। देखिए क्या हो रहा है ना, एक चीज आजकल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ये बात तो आप भी जानते हो कि एग्रीकल्चर लैंड को ही कन्वर्ट किया जाता है रेजिडेंशियल लैंड में। फाइन, तो अब उस रेजिडेंशियल लैंड को अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड फिनिश हो रही है या धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जा रही है। तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है ना, कि आने वाले टाइम में फिर एग्रीकल्चर कहां से होगा। फाइन, तो लैंड का जनरल यूज क्या होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए, पेस्टरल्स के लिए, ये सब चीजें यूज होती हैं। देन एग्रीकल्चर लैंड यूज की, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जब लैंड यूज होती है तो उसमें मेजरली क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जा रही हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, उसकी प्रॉब्लम्स है ना, और कॉमन प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, ये सब की जो भी रिसोर्सेज है वो हम सबके, किसी पार्टिकुलरली एक कम्युनिटी के नहीं है, किसी पार्टिकुलरली एक रिलीजन के नहीं है, या किसी एक पार्टिकुलरली किसी मेजोरिटी के नहीं है, वो हम सब के कॉमन प्रॉपर्टी है, वो आपकी भी बराबर है, हमारी भी बराबर है, हम सब यूज करेंगे उसका। फाइन, वाटर रिसोर्सेज देखिए, ये तो जानते ही आपकी हमारे अर्थ पे जो प्योर वाटर है या फ्रेश वाटर है वो कम है, तो इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी समझना है कि उसकी अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन क्या है, डोमेस्टिक यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, और कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं उस सब। फाइन, ये सब चीजें एकदम बेसिक हैं, लेकिन थोड़ा सा जिस पैटर्न पे आप हम काम करेंगे या जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे हमें थोड़ा डिटेल में जाके चीजों को समझना है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल भी बहुत टाइप के, और ये चैप्टर थोड़ा सा इस यूनिट के अंदर, ये टॉपिक थोड़ा सा हमें ज्यादा इस पे अपना ध्यान देना पड़ेगा, या थोड़ी ज्यादा वेटेज हम इसकी लेके चल सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको जब ये क्वेश्चन दिखेंगे, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, ठीक है, और या फिर अदर मिनरल कहाँ पे मिलते हैं, तो वो चीज आपको थोड़ा दिक्कत करेंगे, तो इस पर थोड़ा हम ज्यादा वेटेज रखेंगे। मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इनके बारे में डिस्कशन करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न के कंपैरिजन में साउदर्न इंडिया में हमें ज्यादा हमारे मिनरल्स मिलते हैं। फाइन, तो हमें देखना है कि किस अकॉर्डिंगली मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो सब। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि आप कोल पेट्रोलियम देख लिया, कुछ टाइम पीरियड बाद वो हमें हमारे पास नहीं होगा, बट सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई बेसिकली, तो वो सब हमारे पास भरे पड़े, हम जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन उन एनर्जी सोर्सेज के बारे में भी हमें बात करनी है। नाउ इंडस्ट्रीज, वहां पे हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात करनी, लेकिन वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, ये इंडियन लेवल इंडस्ट्रीज है, कि कहाँ पे कैसी इंडस्ट्रीज हैं और किस अकॉर्डिंगली बनी पड़ी हैं, उनका टाइप और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप की है, प्राइमरी है तो किस टाइप, तो कहाँ पर है,
अगर सेकेंडरी है तो कहाँ पर ज्यादा है, टर्शरी है तो कहाँ पे ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि कहाँ पर किस एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। इंडस्ट्रियल लोकेशन कि वो इंडस्ट्रीज कहाँ पर लगी हुई, क्लस्टरिंग है या फिर पैटर्न क्या है उस इंडस्ट्रीज का, वही पैटर्न प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ना। आयरन है, स्टील है, कॉटन है। अब ये देखिए सारी बेसिकली अगर हम इस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये सब की सब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आती है, लेकिन इनका रॉ मटेरियल तो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना। आयरन एंड स्टील को देख लीजिए आप, कॉटन को देख लीजिए, कॉटन का क्या है, रॉ मटेरियल प्राइमरी है, और शुगर का रॉ मटेरियल शुगर कैन प्राइमरी है। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर। नाउ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए जो कि हमने क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो इंडस्ट्रीज मोस्टली क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा ओन करती हैं इंडस्ट्रीज को। तो 1991 में जब हमारे यहाँ पे एलपीजी आया तो उस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इंडस्ट्रीज पे, वो भी जानना है। क्योंकि पहले इंडिया प्राइमरी एक्टिविटीज पे ही ज्यादा फोकस करता था, लेकिन अब वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे इंडिया सेकेंडरी एक्टिविटीज पे वर्क कर रहा है, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज पे भी वर्क कर रहा है, तो उस चीज को समझना जरूरी है कि उसका क्या इंपैक्ट हुआ, ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंटली। प्लानिंग इन इंडिया कि इंडिया ने क्या क्या अपनी प्लानिंग करी, टारगेटेड प्लानिंग, और कैसे सस्टेनेबल आइडिया को डेवलप करा। यहाँ पे केस स्टडी, और केस स्टडी को पढ़ना बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, ओके। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा यूनिट थर्ड अभी फिलहाल के लिए कंप्लीटेड है। अगर कोई भी, अगर आपको किसी भी टॉपिक से किसी भी चीज से दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जी, यूनिट फोर्थ, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सेम वहां पर भी हमने बात करी और यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं। वहीं पे रोड रेलवेज, वाटरवे, एयरवेज, पाइपलाइन वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ पर हमें इंडिया की प्रोग्रेस देखने की, इंडिया की कितनी प्रोग्रेस है यहाँ पे, या इंडिया ने इसके अंदर अपना कितना योगदान दिया है, या किस किस चीज़ों पे इंडिया अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। देन इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड, हम किस कंट्री के साथ क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जहाँ पे हम अपने सी पोर्ट्स के बारे में भी बेसिकली बात करेंगे, सी पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और अपने एयरपोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। फाइन, तो इतना कोई इस वाले टॉपिक में इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। जी, तो दिस इज द आवर लास्ट स्लाइड ऑफ पीपीटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिनिश होती है हमारी सेकंड बुक, यूनिट फिफ्थ, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, ये तो आप जानते ही, सॉरी पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, कोई भी दिक्कत हो, वो हमारे लिए एक आज के टाइम में एक बहुत बड़ी 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 डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट इंडिया उस पर कैसे काम कर रहा है या क्या चीज़ें कर रहा है वो हमें जानना ज़रूरी है। अर्बन वाटर डिस्पोजल की, सॉरी सॉरी सॉरी, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बन एरियाज के लोग, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा वेस्ट निकलता है, और उसका डिस्पोजल क्या है, आप देखोगे कि दिल्ली में भी इतने बड़ा कूड़े का पहाड़ है, डिस्पोज करने में प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, वेस्ट भी ज़्यादा निकल रहा है, तो उस पर भी हमें यहाँ पे बात करनी है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन में रूरल अर्बन माइग्रेशन हो गया, कि भाई कैसे पीपल अर्बन और रूरल एरियाज में माइग्रेशन कर रहे हैं, किस रीजंस की वजह से कर रहे हैं, या क्या हो रहा है ये सब, और उसकी वजह से स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज से आ जाते हैं, बट उनके पास क्या होता है, अर्बन एरियाज में रहने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उन्हें स्लम्स एरियाज में रहना पड़ता है। और वो स्लम्स एरिया उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही है, साथ में उन पीपल्स के लिए भी प्रॉब्लम है जो अर्बन एरिया में वेल सेटल्ड है। तो उन बारे में भी हमें बात करनी कि कैसे दोनों के लिए ये प्रॉब्लम बना पड़ा है, बेसिकली उनके लिए कि जो स्लम्स एरियाज में रहते हैं। एंड लास्ट, लैंड डिग्रेडेशन, कि किस तरीके से इस सब चीज़ों के चलते लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। फाइन, तो गाइज आप यहाँ पे हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। फाइन, अगर अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम अब आने वाले टाइम में हम अपने एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन आपका काम है कि अब ज्योग्राफी को सीरियसली लेके अपना ज्योग्राफी डोमेन के लिए तैयारी करना। फाइन, और कोई भी दिक्कत हुई हो आपको किसी भी चीज़ से तो कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन डालिएगा और हम आपको
ज़रूर उसका आंसर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार हमें CUET क्लियर करना है। थैंक यू सो मच।